तो हम लोग पढ़ेंगे मोल, ठीक है। मोल में हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। पहले हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैटर, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोल वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट्स, स्टोइक्योमेट्री पढ़ेंगे, एंड देन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ओके। परसेंटेज, कंपोजिशन वगैरह सब कुछ। चलो सबसे पहले मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड एज मैटर। जिसका भी थोड़ा सा स्पेस होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहता है, ठीक है। यहाँ पे सही चीज़ लिखी है, ये यूजलेस है, कोई बात नहीं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। अगर 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा, बट डेफिनेट शेप नहीं होता, राइट। किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। गैसेज हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, राइट। गैस और डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, सेम, नहीं, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये सारे आएंगे नहीं, बट अभी ये बस है। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स? मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, राइट। इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स कैन मूव रैंडमली नॉन डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, रैंडमली कहीं पे मूव करते रहते हैं। द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज, राइट। बहुत सारा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, हेंस दे आर वेरी कंप्रेसिबल, ओके। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? जैसे मान लो ये एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, फ्लोरीन एटम है, राइट। ये एटम हो गए, और अगर इन्हीं को मिल के दो बन गए, जैसे O2 हमेशा O2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, राइट, इन एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन हमेशा H2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हो गए, इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये होते हैं एटम। एटम क्या होता है? सिंगल एटम, सिंगल एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट मिल जाए तो उसे बोल देते हैं मॉलिक्यूल। अगर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिल जाए और एक कंपाउंड बना दे, जैसे CO2 और H2O और SO2, ये सारे जो है, ये सारे जो दो डिफरेंट टाइप के एटम या मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। ये हो गया एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ओके। एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना। मॉलिक्यूल्स, मोर देन वन एटम, ये। और मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक हो सकते हैं, मतलब सेम एटॉमिक के, एन सेम ही, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, S8 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। और मॉलिक्यूल हेट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं, हेट्रोटॉमिक को ही हम कंपाउंड भी बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। NO2 हो गया, SCO2 हो गया, SO2 हो गया, राइट। फिर एक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी भी आता है। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, मान लो ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6, यही होता है ना, मेरे को याद नहीं है, बट यही होता होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसकी एटॉमिसिटी हमें जाननी है, तो क्या होगा? एटॉमिक सारे एटम्स काउंट कर दो, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 24। बस यही एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम को काउंट करके ऐड कर दो। अब ये नीचे आओ तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? C12H22O11, इसकी एटॉमिसिटी होगी 22, 22, 44, 55। काउंट किया है क्या? नहीं किया, छोड़ो। मतलब इसकी एटॉमिसिटी अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 12 प्लस 22 प्लस 11, तो एटॉमिसिटी इतनी हो जाएगी। और बस यही। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। एटम तो हम लोग को पता है कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैं बीच में बहुत ज़्यादा पॉज करूँ शायद, बिकॉज बहुत ज़्यादा हल्ला होगा तो मेरे को इंस्टेंटली पॉज करना पड़ सकता है मे बी। तो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। फिर होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन, मास की बेसिस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इसका इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन तो नाम से ही न्यूट्रल, तो इसका चार्ज क्या हो गया? 0।
ओके, अब मास देखिए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg यूनिट याद। इसका देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी इतना ही 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब इसमें थोड़ा सा एच डी यहाँ पे आई थिंक 5 होता है और यहाँ पे आई थिंक 7 होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल ही होता है। अगर कभी क्वेश्चन में दे दिया किसका ज़्यादा है करके, और उसमें ऐसे मार्क किया हुआ है कि क्या न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, तो ऐसे कर देना कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। बट यूजुअली यही वैल्यूज़ होती है, 1.67 तक दोनों को इक्वली कंसिडर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, फिर प्रोटॉन का, फिर इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल न्यूट्रॉन का। और चार्ज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल, और इन दोनों का चार्ज न्यूट्रॉन से ज़्यादा क्योंकि न्यूट्रॉन का 0 होता है। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1.67, ये पढ़ लेना 9.1 1.67 1.67, और चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूट्रल। और ठीक है, दैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर हम लोग को एटम को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, मान लो ये एटम है, ठीक है, एटम सिंबल होता है एक्स, मान लो ऊपर हम लिखते हैं ए, नीचे लिखते हैं जी। ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जी इज इक्वल टू, सॉरी लिख दिया हमने उल्टा, देखो ये गलती आपको नहीं करनी है। नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, छोटा वाला नीचे, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। ए इज मास नंबर, Z which is below is atomic number. ओके, जैसे अगर हम कोई एटम लें, जैसे हमने कार्बन, हमको याद है ना एटॉमिक नंबर यही होता है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या होता है, नियॉन होता है, क्या होता है, नियॉन ही होता है आई थिंक, जो भी होता है मेरे को नहीं आता, आपको याद रखना, मुझे क्या याद रखना है भाई। तो यहाँ पे ये होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो नीचे है ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन क्या होता है C6 ऊपर, कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, C6 ऊपर 12, राइट। मान लो ऐसे ही नाइट्रोजन क्या होता है 7 ऊपर 14, ऑक्सीजन में क्या होता है 8 ऊपर 16, ये सारे तो याद होंगे ना अपन को, थोड़े थोड़े मेन कॉमन कॉमन वाले याद होते हैं। तो अगर हम जैसे ये देखें तो इसमें 6 क्या हो गया, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और 12 क्या हो गया, ये इसका हो गया मास नंबर। सिमिलरली ये हो गया इसका मास नंबर, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, राइट। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस नंबर ऑफ, अगर एक न्यूट्रल एटम लिया हमने जैसे एन लिया, तो ये तो न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तभी तो कोई चार्ज नहीं है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम होता या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल एटम लिया मतलब दोनों इक्वल। तो हमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग देखें ए क्या होता है, ए इज़ मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो पूछ सकता है, मान लो ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास नंबर कितना होता है 16, तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, राइट। जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं गलती है शायद, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, और मास नंबर ए कितना है 16, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
तो हमारे पास मास नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालो ऑक्सीजन के, तो कितने हो जाएंगे? 16 इज इक्वल टू 8 प्लस n। ये हो गया, यही क्वेश्चन बन रही है यहाँ से। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एक्स इज़ द सिंबल। मान लो कोई भी एटम है, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। मास नंबर ए से, एटॉमिक नंबर जेड से, ठीक है। और ये मास नंबर जितना भी होता है वो इजिकल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर होता है नंबर इजिकल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। In an uncharged atom, number of atomic number, which is Z, is equal to number of neutron is equal to number of electron. In a charged atom, वो uncharged atom में number of electron is equal to number of proton होता है, which is equal to atomic number, right? In a charged atom, number of electron या number of proton equal नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, राइट। समझ गया? ऐसे चार्ज एटम में, जैसे चार्ज एटम में अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम है, अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम जैसे मान लो Na है, जैसे मान लो Na है, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। इसमें अभी क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है? 11, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। अगर यही Na प्लस होता तो इसका अभी भी वही है 23 11, इसका अभी भी एटॉमिक नंबर, तो इसका अभी भी क्या होता? इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही होता। इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही होता, राइट। इसके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो अभी भी 11 ही होते, लेकिन जो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो एक कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, विच इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। अगर यही Na माइनस होता तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अभी भी 11 ही होंगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। अगर -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे। तो प्रोटॉन अभी 11 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12, इस वाले में, माइनस वाले में, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गए 12। तो ऐसे हम लोग को चार्ज एटम और अनचार्ज एटम का निकालना है, समझ में अभी भी, ठीक है। तो चार्ज एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा? फाउंड बाय लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तब जाके उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन विल बी मोर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन से एक बार देख लेना, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्वेश्चन से मतलब एक बार देख लेना। नेगेटिवली चार्ज एटम में क्या होगा? एनायन होंगे फाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज किससे आएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, CO2 है, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो कार्बन का होता है C6 12, ऑक्सीजन क्या होता है 8 16। तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, CO2 न्यूट्रल आटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 16 इजिकल टू 22। और कोई भी चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 मतलब 8 प्लस 8 16 22, राइट। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए। और अगर हम मास नंबर देखना चाहें तो इसका मास नंबर कितना होगा कार्बन का? 12 एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो जाएंगे कार्बन में 6, 12 माइनस 6 और ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 16, एटॉमिक नंबर माइनस 8, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 16 माइनस 8 8 प्लस 8 और 2 ऑक्सीजन है तो फिर से प्लस 8। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 16 प्लस 22। ये कोइंसिडेंस से सब कुछ सेम आ गया, ऐसा आता नहीं है, बट समझ रहे हो ना कैसे निकालना है सबका। ये वाला CO2 वाला निकाल लिया हम लोगों ने, इसकी मैं रुक जाऊँ यहाँ पे भी, CO2 वाला निकाल लिया हमने। आप ये वाला, ये तीन एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से। चलिए सपोज करके एक बार H2O का निकाल लो, HNO3 का निकाल लो, NO3 माइनस एक निकाल देता हूँ मैं, चलो ठीक है। NO3 माइनस इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसमें? ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 14, ऑक्सीजन का क्या होता है?
8 16। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हुए या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कहते ये तो न्यूट्रल है तो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे 7, और इसमें कितने हो गए O3 है। तो प्रोटॉन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में तो चार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है। तो 3 ऑक्सीजन है, 3 × 8 + 24, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए 31, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो नाइट्रोजन में तो कोई चार्ज नहीं है, तो 7 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर, प्लस इसमें एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में, तो 24 तो इसमें है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, +1 = 32। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32। और अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो 14 - 7 7 प्लस 16 - 8 8, और 8 × 3 3 ऑक्सीजन है 31। तो 31 प्रोटॉन 32 इलेक्ट्रॉन और 31 न्यूट्रॉन। 31 प्रोटॉन 31 न्यूट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ, क्लोराइड आयन ये होता है और क्लोरीन एटम ये होता है, तो किस में चीज़ का डिफरेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन विथ मास, एल्यूमिनियम आयन ट्राई पॉजिटिव मतलब +3 चार्ज, ट्राई पॉजिटिव मतलब ट्राई 3 पॉजिटिव +3 चार्ज। इसका मास नंबर कितना दिया हुआ है 27, ऊपर मास नंबर हम लोगों को दिया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, इसे खुद से निकालो, जल्दी से खुद से निकालो, एटॉमिक जैसे निकालो, कैसे निकालोगे। हम लोगों को पता है कि हम इसमें एटॉमिक टेबल हम लोग को याद होनी चाहिए थोड़ी सी थी। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, फिर जो भी आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे। तो एल्यूमिनियम का होता है मास नंबर तो मैं दिया हुआ था, और ये 13 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 13 27। अब ट्राई पॉजिटिव, तो हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का तो चार्ज से कोई लेना देना है ही नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 27 - 13 = 40। यही चीज़ें हम लोग को बोल रहा होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 नहीं, +3 चार्ज है, मतलब 3 न्यूट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 कम, विच मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। समझा। और ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, एटॉमिक नंबर मास नंबर निकालना है हम लोग को इन चीज़ों का। खुद से करो, जो सा नहीं समझ में आया तुरंत से डाउट पूछ लेना मुझसे, ओके। वही यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ही मुझसे डाउट पूछ लेना, ओके। If atomic weight of an atom is 23 times than that of lightest atom, it has 11 proton that it contains. देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, ये वाला खुद से करना। नाइट्रोजन आटम हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन इन ट्राई, ये भी खुद से करना। वो दोनों होमवर्क है, ठीक है, ये वाला करते हैं। if the atomic weight of an element is 23 times that of the lightest element, लाइटेस्ट एलिमेंट बोला है कि 20, इसका जो एटॉमिक वेट है, मतलब एटॉमिक वेट इज एटॉमिक मास, राइट। एटॉमिक वेट एटॉमिक मास सेम चीज़ है, वो 23 टाइम्स है लाइटेस्ट एलिमेंट का। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन से शुरू होता है ना 1, राइट। इसका जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो 23 टाइम्स है। तो एटॉमिक मास क्या होता है ऊपर, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो ऊपर होता है। एक सेकेंड, चलो सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया शायद। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है मान लो x है, ठीक है, एलिमेंट इज़ 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का के मुकाबले जो एक्स एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है वो 23 टाइम्स। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है तो इसका 23 है, ठीक है। एंड इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन्स दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली क्या दे दिया, z दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, राइट। अगर हम लोगों को प्रोटॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दे दिया तो इनडायरेक्टली हम लोगों को z दे दिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दे दिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दे दिया, z दे दिया, विच इज़ एटॉमिक नंबर दे दिया। तो x अगर लिखे और एटॉमिक नंबर हम लोग को दे दिया 11, और इसका एटॉमिक वेट विच इज़ मास, एटॉमिक मास विच इज़ मास नंबर, तो इसका मास कितना हो गया, 23 टाइम्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 तो इसका 23 टाइम्स 8/23। तो अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 11 अनचार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 - 11 12। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। समझ में आया, ईजी क्वेश्चन है। चलो
हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। ओके, तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स हम लोगों को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका Z सेम होता है और A डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और जो मास होता है, मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप ये होते हैं। और आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? जिनका A सेम हो और Z डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर, मास या मास नंबर जो है वो सेम हो। तो ये डिफरेंस पता चल गया एटॉमिक आइसोटोप का। हम लोग को पता है ना आइसोटोप क्या होता है। और आइसोटोप से हम लोग क्या डिराइव करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, राइट। जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1735, एक होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, मास नंबर चेंज हो जाएगा, एक होता है 37। ये वाला जो प्रेजेंट होता है ये होता है 75% इन नेचर, और ये होता है 35% एंड 25%। अब अगर हम लोग को अब क्लोरीन के दो मास हो गए हमारे पास, 35% 37, तो और नेचर में की अबंडेंस इतनी है, तो आइसोटोप से हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास डिराइव करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास मतलब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एक ही मास हम लोग को चाहिए ना, तो एवरेज कितना होगा इन दोनों का बीच का कुछ, राइट। तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स की हेल्प से ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिराइव करते हैं, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, वट एवर आइसोटोप, इनटू आइसोटोपिक मास प्लस अगेन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप प्लस आइसोटोपिक मास डिवाइड बाय 100। तो पहले वाले आइसोटोप का कितना परसेंटेज अबंडेंस है? 75। और इसका आइसोटोपिक मास कितना है? 35 प्लस आइसोटोपिक अबंडेंस 25% और मास कितना है? सॉरी हमने उल्टा कर दिया, नहीं यार हम सही तो कर रहे हैं, सॉरी 75 इंटू 35 प्लस दूसरा अबंडेंस कितना है? 25 इंटू मास कितना है? 37 डिवाइड बाय 100। इसको अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है? क्या हमें यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है? कैलकुलेटर 35 इंटू 75 था 2625 37 इंटू 25 था 2625 प्लस 2625 इक्वल टू 35.5 डिवाइड बाय 100 35.5। तो इसका एवरेज मास कितना आ गया? मेरे पास लेवरेज है कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा खुद से, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया? 35.5। तो इस तरह से हम लोग आइसोटोप के कंसेप्ट से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ऐसे आइसोबार हमने पढ़ लिया, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स एन आ रहा है ना, मतलब सेम न्यूट्रॉन। जो दो एटम्स में एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो होते हैं आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ई आ रहा है, जिनका सेम इलेक्ट्रॉन हो। जो एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। बस ये चार याद रखो, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसो बार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक बार रीड कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? उसने क्या दिया? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने ये बोला, पता है हम लोगों को, राइट, पता है हम लोगों को। All the atoms of same element have identical properties including size, mass and shapes. Atoms of different element have different masses and also have different chemical properties, right? When atoms of same or different element combine together to form compound, they combine in fixed ratio C1 C2 CO। मान लो इनके कंबाइन बना तो 1 to 2 में ही फिक्स रेशियो में बना, C1.6 H2.1 ऐसे थोड़ी बनता है, राइट। फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनते हैं। When atoms of same or different elements combine together they form atom of two elements में combined in different ratios 1:2 हो सकता है, 4:1 हो सकता है, कुछ भी रेशियो, to form more than one compound CO2 CO3 SO2 SO3 SO4 होता है ना, different ratios में सेम एलिमेंट्स सेम एटम्स कंबाइन करके different कंपाउंड्स बना रहे हैं। Atoms in chemical reaction are neither created nor destroyed
बट दे गेट रीऑर्गेनाइज सेम एज एनर्जी वाला फॉर्मूला, राइट। देखो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। एक सेकेंड बस रुकना, देख लूँ मैं, मोलर मास ही बोल रहा है ना? नहीं, मास, एक एटम का मास कितना होता है? जैसे मान लो किसी भी मास ऑफ एटम क्या होता है, याद रखना, मास ऑफ एटम क्या होता है, उसका मास नंबर। जैसे C6H12 है तो इस कार्बन का मास कितना हो गया? 12। कार्बन एटम का मास कितना हो गया? 12 AMU। AMU इज़ द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का क्या होता है? 714। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 14 AMU। ओके, तो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, क्या होता है? इज इक्वल टू मास नंबर अपॉन AMU। इसकी अपॉन क्या, इसकी यूनिट AMU, ओके। और अगर यही चीज़ मोलर मास, मास ऑफ मोलर वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ वन मॉलिक्यूल इज क्या हो जाता है? मास नंबर, और इसको जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम में, ओके। वन मोल में कितना होता है, मतलब मास, हम लोग यहाँ पे अभी एक एटम का देख रहे थे ना बस। मास ऑफ वन एटम की यूनिट होती है AMU। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम्स। समझा? समझा। मास ऑफ वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल की यूनिट होती है AMU। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वन एटम की AMU, वन मोल मॉलिक्यूल की ग्राम। वन मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.22 इन 10⁻23 एटम्स, राइट। समझ में आया? वन AMU क्या होता है? वन AMU का भी पता होगा ना अपन को, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको भी हम डायरेक्ट कर, मास ऑफ, मान लो देखो, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आई थिंक सर ने एग्जाम्पल हाँ दिया। चलो, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 816 होता है, राइट। अगर हम ऑक्सीजन के मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का हम निकालें, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना होगा? 16 AMU। AMU क्या होता है? 16, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। अगर हम यही चीज़ मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वो निकाले, मास ऑफ निकाले, तो ये होगा 16 ग्राम, ओके। याद रखेंगे, मास ऑफ वन एटम इतना, मास ऑफ वन मोल एटम इतना। अगेन जैसे हम लोग मान लो मान लो हम H2O का ले लें या CO2 का ले लें। H2O का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना? वन मॉलिक्यूल H2O का मास कितना होगा? 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, 18 AMU। और वन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल H2O का इतना, और 6.022 वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का कितना होगा? 18 ग्राम। सेम विद CO2, वन मॉलिक्यूल CO2 कितना होगा? 12 कार्बन का और 16 प्लस 16 ऑक्सीजन का, 32 44 AMU। और वन मोल मॉलिक्यूल CO2 कितना होगा? 44 ग्राम। समझ में आया? चलो, यहाँ पे ये दिया हुआ है द मोलर मास ऑफ फेरस, मोलर मास दिया, मोलर मास कितना होता है? ग्राम में। फेरस सल्फेट कितना होगा? फेरस का होता है 5, इसका याद, ये सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना याद होता रहेगा। 56 प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 64, प्लस पानी कितना होता है? 18, H2O का होता है 18 इंटू 7 कर देंगे 126 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे अगर तो 190, 220,
190 222 222 56 ऐड किया 278 ग्राम। तो ऐसे हम लोग को निकाल देना, ठीक है। 1 U कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम होता है। 1.67 इंटू 10 की पावर-24 ग्राम होता है। और अगर ग्राम को हम लोग केजी से कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर-3 kg, या 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, राइट। यही होता है ना, तो ये दोनों सेम ही चीज़ हो गई। और एक चीज़ अगर ये दोनों सेम हो गई तो ऑल ऑफ दीस हो जाएगा ना आंसर। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 मोल मॉलिक्यूल इज 6.03 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, राइट है। मोलर मास इज मास ऑफ नॉट 1 मॉलिक्यूल, गलत। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ओके। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, राइट। मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स होता है, समझा। अब यहाँ पे आ गया मोलर मास। मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोल कैलकुलेशन का हम लोग को फॉर्मूलाज पता है क्या है। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक ये फॉर्मूला होता है। एक होता है नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या कुछ भी अपॉन Na, एक ये होता है। एक वॉल्यूम ऑफ एटम और वट एवर इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, राइट। ये 3 फार्मूला होते हैं, राइट स्वीटी, याद है ना। गिवन मास क्या क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na विच इज़ एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इन 10 की पावर 23। और एक पानी वाला फॉर्मूला भी होगा, कहाँ है पानी वाला फॉर्मूला, पानी वाला कहाँ है, ये क्या है तो चार्ट। मोल के एक होता है पानी वाला फॉर्मूला, ये सर ने ऐसे क्यों लिखा हुआ है। मोल यहाँ पे एक टाइप करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा मास गिवन अपॉन मोलर मास। इसका सर ने यही किया हुआ है कि मोल को इनटू मोलर मास करेंगे तो गिवन मास आएगा। गिवन मास को डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो मोल आएगा। यही ऐसी इक्वेशन बनाई हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन एवोगाड्रोस वॉल्यूम। एवोगाड्रोस वॉल्यूम तो नहीं होता है, क्या होता है ये, ऐसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और क्या, या जो भी इसको बोलते हैं वो वाला वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर्स। ओके, ये हम लोग ये फॉर्मूला से मोल निकालेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, कोई ढंग का क्वेश्चन है क्या। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम्स ऑफ H2। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का डिवाइड बाय Na का फॉर्मूला क्या होता है, इसको टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोग क्या देखोगे, हम लोगों की ये समरी कैसे निकाले, देखो हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। हम लोग को दिया क्या है 49 ग्राम, मतलब मास दिया हुआ है H2SO4 का, और H2SO4 का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग को मोलर मास पता हुआ है। अगर हमें गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास पता हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Na भी हम लोग को पता है, ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए गिवन मास 49 डिवाइड बाय मोलर मास कैलकुलेट करते हैं इनटू Na। 49 मोलर मास हो जाएगा H2, H का 1, 2 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, तो हो जाएगा 96 98 डिवाइड बाई 98 इंटू Na का मतलब क्वेश्चन में भी Na को Na लिखा हुआ है, Na को वो नहीं किया, तो वो डिवाइड बाई 1/2, तो Na/2, ओके, Na/2। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ एटम भी बहुत ख्याल रखना। यहाँ पे Na/2 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लकीली नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे मान लो Na/2 का ऑप्शन दे देता क्वेश्चन में तो धड़ से आप Na2/2, मैं भी होता धड़ से Na/2 करके टिक करके चले जाते। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स दिया हुआ है, नॉट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ़ कंपाउंड। अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल दिया होता या नंबर ऑफ़ कंपाउंड दिया होता तो ठीक है, H2SO4 इज़ अ मॉलिक्यूल, H2SO4 इज़ अ कंपाउंड, ओके।
ठीक है ना। जब नंबर ऑफ़ एटम दे दिया तो एक एक एटम का पूछा है, तो इसमें एटम्स कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फ़र, 2 हाइड्रोजन, 6 7 एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, तो इनटू 7, तो ये तो एक एक एटम का हो गया, एक एटम का हो गया राइट, एक एटम का Na/2 हो गया, हमने निकाल लिया। अगर हम 7 एटम्स का निकालेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 7 एटम्स है, तो 7 Na/2। ओके, समझ में आया बीबी, 7 Na/2 आंसर होगा। ओके, समझ में आया। पका पका कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके, अच्छे से पढ़ना। मुझे तो फॉलोइंग, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मुझे तो फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अगेन नंबर ऑफ एटम्स किस में ग्रेटेस्ट होंगे, ठीक है। हम लोगों को गिवन मास दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मोलर मास दिया हुआ है, Na हमें पता ही है, तो हम लोगों को सब की निकाल लेंगे इंडिविजुअली, फिर हम लोग को पता चलेगा किस में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चलो जल्दी से यहाँ से ऐसे ऐसे देखो, मतलब खुद से सॉल्व करो भी एक बार, खुद से बिना आंसर देखे ना, खुद से सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। फिर मैं करता हूँ। चलो देखो, आपने कर लिया ना, पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना। ओके, चलो अब मैं करता हूँ, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत मोनोटोनस हो गया। चलो 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन दिया हुआ है, ठीक है। ब्यूटेन 1 ग्राम मास दिया हुआ है, 1 ग्राम ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। कार्बन का मास 12 इंटू 4 48, हाइड्रोजन का 1 प्लस 10, मोलर मास हो गया 58। हम लोग को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, मोलर मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, एंड नंबर ऑफ एटम्स अगेन 4 कार्बन 14 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो टोटल 14, तो 14 Na अपॉन 58। ये डिवाइड होता है क्या, 4 नहीं होता, छोड़ो, ये हो गया, ये पहले का गया। दूसरे का ऐसे निकाले 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, 1 ग्राम, 1 अपॉन 14, नहीं 1/28, 14 तो एक नाइट्रोजन का होता है ना, एक नाइट्रोजन का मास 14, N2 का मास 48, 28, 14 इंटू 2 28 इंटू Na, और कितने आइटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2, तो 2, तो अल्टीमेटली तो Na/14 ही आ गया, Na/14। नेक्स्ट का निकाले, नेक्स्ट क्या है, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1/Ag का मास होता है 108 इंटू Na, और आइटम कितने हैं, 1 ही, ठीक है, Na/108। नेक्स्ट का क्या हो गया, 1 ग्राम ऑफ H2O, 1/18 मोलर मास इंटू Na, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2H और एक O 3, 3 डिवाइड बाई 18, 3 जा 6, तो Na/6। हम लोग को देखना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में होंगे, जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू नीचे सबसे ज़्यादा होगी उसकी सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी देखें, तो ये 7Na/29 ना, 29। अगर हम इसको देखो, ये दोनों तो इससे कम ही है, कैसे, ये वाला नीचे 6 है, ये दोनों नीचे ज़्यादा बड़े हैं 6 से, तो इनका तो रेशियो इससे तो कम ही आएगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो इन 6 से डिवाइड करेंगे, अगर हम Na को 14 से डिवाइड करें या 108 से डिवाइड करें तो वो 6 से तो कम ही आएगा, तो 6 तो इन दोनों से ज़्यादा है, हम लोग को बस इन दोनों को देखना है। तो इसका कितना आ रहा है, 1/6 इजिकल टू 0.10 आ गया, 16 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, 0.16। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.0 जा 2 जा जाएगा, 3 जा 2 जा जाएगा, 2 समथिंग 2 आ रहा है, तो इसका रेशियो ज़्यादा आ गया, तो आंसर आएगा ये 0.16 है, था यहाँ पर 0.2 समथिंग आएगा, तो 2 इससे ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास ऑफ 0.5 मोल। खुद से करोगे होमवर्क, जल्दी से पॉज करके करो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम खुद से करो, जल्दी से पॉज करके होमवर्क। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इतना, अगेन होमवर्क, जल्दी से खुद से करो, जल्दी से खुद से करो। फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ, अगेन खुद से करो, नहीं करूँगा मैं, चलो इजी क्वेश्चन, जल्दी धड़ करो बेबी। फॉर गैशियस मिक्सचर इतना वेट, तो ये वाला एक कर देता हूँ, ये भी आसानी है, आप कर लोगे, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, अब वैसे आप कर लोगे, हम प्रीटी श्योर, बट एक बार मैं कर भी दूँगा, पॉज करके खुद से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। चलो गुड, मैं करता हूँ एक बार, ठीक है। अ गैशियस मिक्सचर्स कंटेन O2 एंड N2, O2 N2 है इन द रेशियो ऑफ वेट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मास का रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो M2O2 और N2 का रेशियो दिया है 1/4 का। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम नहीं मॉलिक्यूल बोला, तो हम लोग O2 को एक ही कंसिडर करेंगे, N2 को एक कंसिडर करेंगे, तो 1 1, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है O2 का, और नीचे N2 का
तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अगर हम लोग ऐसे निकालें तो मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2, राइट, इनटू Na, और इधर भी नीचे इनटू Na, राइट बेबी, ऐसे ही निकलेगा ना रेशियो, फॉर्मूला तो यही होता है। इसको बस हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मास ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ O2, Na कैंसिल हो गया, और रेशियो क्या था, मास ऑफ O2 और N2 क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और मास ऑफ N2 कितना होता है 28 मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32, राइट, ये 7 जा गया, तो रेशियो आ जाएगा 7/32, 7/32। समझ में आया बेबी, समझ में आया, इजी। ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हो गया, V इज इक्वल टू इतना 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 इतना। इसके बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक दो बेस टफ वाले करते हैं, शायद नीचे ज़्यादा टफ हो। ओके, काफ़ी क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी कुछ कुछ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स, ये इजी है, ये नहीं करेंगे, ये अभी आप बाद में करना, जब मैं करा दूँगा ना फिर करना वापस आके, ये भी नहीं करना है। एक बार ये ट्राई करते हैं, चलो, ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि मे भी कुछ हो इसमें। 11 पॉइंट वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया है गैस का 11.35 लीटर, ठीक है, एट एस टी पी कंडीशन दिया हुआ है, एस टी पी कंडीशन में ही 22.4 लीटर होता है ना उसका रेशियो फिक्स्ड, वेव्स इतना, मास दे दिया है, वेट दे दिया है उसका 14 ग्राम। द गैस कुड भी, अब हम लोग को पता है ना गैस कुड भी, गैस क्या हो सकती है, गैस हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, मोलर मास निकाल के, हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फिक्स रेशियो 22.4, तो वो वैल्यू नोन होती है, हम लोग को वेट दिया हुआ है, मोलर मास निकालना है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूलाज को इक्वेट करें तो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, राइट, वेट दिया हुआ है 14 अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.35 अपॉन 22.4। अगर हम इसको सॉल्व करें 14 इंटू 22.4 अपॉन 11.35, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 जा जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अगर हमने इसको इस चीज़ को इग्नोर करते, राइट, 11 इंटू 2 2 जा तो 28, अप्रॉक्सीमेटली 28 आएगा। 28 किसका किसका हो सकता है, N2O का वेट मोलर मास कितना होगा 28 नाइट्रोजन का प्लस 16 इसका, तो ये तो नहीं हो सकता। N2 का मोलर मास कितना होता है 14 + 14 28, मतलब N2 हो सकता है। CO का क्या होता है, CO का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसका भी 28, तो इसका भी हो सकता है, तो आंसर इज बोथ B एंड C। समझा, इजी क्वेश्चन, कुछ कुछ डिफरेंस है, वही फॉर्मूलाज जो 3 फॉर्मूलाज हैं फिक्स्ड, उन्हीं पे हम खेल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, राइट। ये वाला भी खुद से ट्राई करो, चलो, ये वाला भी खुद से ट्राई करो, इजी। ये वाला भी इजी ही है, रुक जाओ, नीचे वाला करा दूँ, नीचे वाला करा देता हूँ, ये वाला इजी है वही, सेम वही चलो ये भी करा देता हूँ, एक बार पॉज खुद से ट्राई करो, वही सेम सेम, बस इसमें आज इस बार मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है, बस और कुछ नहीं। अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो हम लोग को एटम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, अब इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम देंगे 22.4 लेंगे इंटू Na कर देंगे, तो ये दोनों तो फिक्स क्वांटिटीज़ है, ये दोनों तो फिक्स है, ये तो हर एक, अगर हम लोग किसी भी कंपेयर करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमसे वॉल्यूम देखें तो इसका 15 है, इसका 5 है, इसका 1.5 ग्राम। ओ ओ, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, शिट शिट शिट, हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा, तो सब में सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम लोग पहले वाले, देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके, पहले वाला वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग अगर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले तो 15/22.4 इंटू Na, नेक्स्ट वाले का निकाले तो क्या हो जाएगा 5/22.4 इंटू Na, नेक्स्ट वाले का तो ग्राम में, इसमें हम लोग को वेट वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा 2 इंटू Na। अगेन 5 ग्राम दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2 32 इंटू Na। अब ऐसे कैलकुलेट करना है, अब ऐसे कैलकुलेट करना है और ऐसे कंपेयर करना है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके अगर कंपेयर करेंगे तो देखो
ये तो कैंसिल है, अब वो सब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसका आएगा 0.75, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ऊपर वाली, तो अगर हम 22.4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो ऑब्वियसली बढ़ाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे तो बड़ा ही है। अगर हम सेम चीज़ इन दोनों में देखें तो उससे 1.5 डिवाइड बाई 2 करें तो 0.75 आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 32 करें तो 0. अगर यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया तो 1 आएगा, तो 75 से तो कम ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी इन दोनों में हम लोग को देखना है, ठीक है। 0.75 इसका आया, इसका आएगा 0 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 150 कर लेंगे, और ये कितना जा जाएगा, 7 जा जाएगा क्या, चेक करो, 7 जा 4 और फिर एक कैरी है 114, 154 नहीं 6 जा जाएगा, 6 जा जाएगा, कैलकुलेट करके देखो तो 6 जा जाएगा, तो मतलब ये रेशियो बड़ा है, तो आंसर ये वाला होगा। ओके, समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, राइट। और फिर सेम कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला खुद से करो जल्दी से, पॉज करके जल्दी से बेबी। ये वाला देखो, find the mass of CO2 which have same number of molecules as present, number of molecules same है, CO2 के number of molecules is equal to number of molecules of NH3 same है, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या होता है, weight of CO2 होगा, molar mass of CO2 होगा, इंटू Na होगा, यही फॉर्मूला होता है। वेट दिया हुआ है, ग्राम में दिया तो हम लोगों ने वेट लेना, वॉल्यूम दिया था तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटू Na यही होता है, वेट ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास ऑफ NH3 इंटू Na, Na तो कैंसिल हो गया, वेट मास ऑफ Na, वेट ऑफ CO2 निकालना ही है, मोलर मास कितना होगा 12 प्लस 32 ऑक्सीजन का 44 इज इक्वल टू वेट ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है 68, और इसका मोलर मास कितना होता है 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का 7, 4 जा, और वेट ऑफ CO2 आ जाएगा 44 इंटू 4 176, 176 आंसर। ओके, समझ में आया, ये अलग खुद से करो। ओके, ये भी करा देता हूँ मैं, अच्छा लग रहा है मे भी ये। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें, ओके, 1 mole of X atom has mass 0.444 times the mass of 1 mole of atom Y, ठीक है। 1 mole ऑफ 1 मोल, एक मोल का मास, एक मोल का एक्स एटम का मास, मतलब एक मोल मास, एक मोलर मास, राइट। 1 मोलर mass of X is equal to is 0.44 times the mass of 0.444 times the mass, molar mass again 1 mole, again 1 mole mass of 1 mole atom of Y, molar mass of Y 1 mole, ठीक है। 1 मोल 1 मोल, दोनों के मोल कितने हैं 1 1, ठीक है। अगर हम 1 मोलर मास को सब्सटीट्यूट करें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास क्या हो जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसको सब्सटीट्यूट करें तो मास ऑफ एक्स 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.444 मास ऑफ वाई, राइट। हम लोग को मोलर मास दिया हुआ था, उसी से हमने मास भी डेराइव कर लिया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, नीचे तो 1 1 आएगा ना, दोनों का एक्स का वाई, तो ऑलरेडी कोई मतलब नहीं है इसका, तो हम लोगों ने मोलर मास से नॉर्मल मास भी निकाल लिया, राइट। एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इतना इतना टाइम्स द मास ऑफ एटॉमिक मास, नॉर्मल मास, मास ऑफ एक्स क्या है of is 0.2 is 2.96 time the mass of one atom of C12, one atom of C12। एक एटम कार्बन का मास कितना होता है, अगर ये लिखा होता एक मोल कार्बन का मास तो हम लोग लिखते 12 ग्राम, लेकिन यहाँ लिखा हुआ एक एटम, याद आ रहा है बेबी, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, एक एटम, तो एक एटम कितना हो जाएगा 2.96 इंटू 12 AMU, ठीक है। तो मास ऑफ एक्स कितना हो गया, ये जो भी लाइक मास ऑफ एक्स हो गया 2.96, मास ऑफ एक्स क्या हो गया 2.96 इंटू 12 AMU। हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ वाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही, इसको यहाँ पुट करते हैं। मास ऑफ एक्स कितना है 2.96, हमने अभी निकाला जो 12 AMU इज इक्वल टू 0.444 मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई, तो मास ऑफ वाई क्या हो जाएगा 2.96 इंटू 12 AMU डिवाइड बाय 0.444,
ये देखो डिवाइड हो रहा है क्या किसी आई थिंक 7 जा 8 जा रहा है क्या, कुछ हो जाएगा। आई थिंक ये डिवाइड होगा, मेरे को एक सेकंड कर लेता है, ठीक है। तो आपको खुद से करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट मैं तो कर सकता हूँ। 6.66 2.96 ही है ना, 6.66 समथिंग आ रहा है। चलो मान लो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.6 आ रहा है। 6.6 से 12 करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 70। 6 इंटू 12 करेंगे तो 72 आएगा। 72.6 भी तो 72 से थोड़ा ऊपर, 72 से ऊपर कौन सा है, एक ही है, 80, राइट। यही आंसर आएगा, AMU। समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट अंडरस्टैंडेबल। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करना, फिर भी नहीं समझ में आया डाउट में डाल देना, ओके। जो भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछना, हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। इसी वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो बेबी, जल्दी से वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ये वाला। चलो पॉज करो पॉज करो पॉज करो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं करा लेता हूँ ये वाला। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ है Mg3PO4 ट्वाइस विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम। इसके कितने मोल्स 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन करेंगे। अगर हम इसका देखें, अभी मान लो इसका एक मोल लेते हैं, एक मोल Mg3PO4 2 हमने लिया, इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक मोल में 4, 4 इंटू 2 8, 8 मोल ऑफ O2 एटम्स हैं, राइट, राइट बेबी, राइट ना। PO4 में 4 और ये होल इंटू 2 है तो 8, एक मोल में इतने हैं तो 0.2। अब हम लोग अगर इसको देखें तो एक मोल में 8 एटम्स हैं, तो एक मोल ऑफ O2 कितने में होगा, 1/8 Mg3PO4 ट्वाइस में। और 0.25 कितने में होगा, 0.25 कितने में होगा, इसको दोनों को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट, 0.25 निकालने के लिए। तो 0.25/8 Mg3PO4 ट्वाइस और 1 इंटू 0.25 0.25 0.25 मोल ऑफ O2 कितने में होगा, इतने में। 0.25 को नीचे करेंगे तो 25/100/32 आ जाएगा। 1/32 करना है हमें तो 0.0, एक और ज़ीरो आएगा, 0.3 जा, तो 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। समझ में आया, इजी क्वेश्चन, राइट ना। देखो यही ना हम लोग यूनिटरी मेथड लगाया कि अगर एक मोल इतने में, एक मोल Mg3PO मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम है जो हम लोग को दिख रहा है, तो 0.25 कितने में होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे जाएगा और 0.25 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक मोल ऑक्सीजन आइटम कितने में होगा, 1/8 मैग्नीशियम फॉस्फेट में। 0.25 कितने में होगा, 0.25 इंटू 1/8 मैग्नीशियम फॉस्फेट में, राइट बेबी, मेक सेंस। समझ में आया, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ओके। सारे क्वेश्चन करना बेबी, इसके बाद हम लोग कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ओके। बिल्कुल लेजीनेस में दिखाना, हम लोग को और कुछ नहीं करना है, चैप्टर इतने में हो जाएगा, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, होमवर्क है, जल्दी से सॉल्व करो, कमान हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करो करो करो। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, ये भी होमवर्क है, चलो चलो जल्दी से खुद सॉल्व करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो अब ये वाला एक बार क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो हम लोग को निकालने हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम गिवन इन लीटर अपॉन 22.4 इंटू NA। यही फॉर्मूला होता है, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें तो शायद नहीं आएगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, रुक जाओ मेरे को भी फिगर आउट करने दो। 1 लीटर वाटर है तो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होती है ना डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग डेंसिटी इसका टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाएं तो मास आ जाएगा 1 इंटू 1000 लीटर, मास आ जाएगा 1000 ग्राम, ये मिलीलीटर है ना, 1 लीटर में मास आ जाएगा 1000 ग्राम। और मास आ गया तो क्या निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास अपॉन 18 इंटू NA। चलो ये वाला फॉर्मूला करते हैं, ये वैल्यू याद भी कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को निकालने के बाद थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि ये वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती है।
देखो हम लोग को दिया हुआ हम लोग को निकाला है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 ml, राइट। वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग को। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बेबी, ये हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। याद, ये तो याद रहती भी है। 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होती है डेंसिटी। किसी किसी जैसे ये वाले क्वेश्चन में ना दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को ये याद भी रखना होता है, ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है इतना। तो अगर हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 ml। 1000 ml, तो आके आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा मास, 1000 ग्राम्स। ये ग्राम क्यों लिख रहा हूँ, 1000 ग्राम्स। क्यों ग्राम्स में है, क्योंकि हम लोगों ने लीटर, अगर लीटर में लिया होता हमने तो केजी में आता, लेकिन हमने ml में लिया है तो ग्राम्स में है, छोटी वाली यूनिट में आएगा, राइट, साइड यूनिट में। तो 1000 ग्राम मास आ गया, 1000 ग्राम। अब अगर हम लोग को निकाला है नंबर ऑफ H2O, कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना आ गया, 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम इंटू Na। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 55.555555 Na। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, बट बस हिंट पकड़ना है, राइट। एक दो बार सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन तो आइडिया हो जाएगा हम लोग को, राइट बेबी। चलो ये वाला करना, ये जैसे पॉज करके उससे करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से पॉज करके। चलो मैं कराता हूँ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं, CO2 होता है ना, एक एक मोल, एक CO2 में, एक मोल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, C6 होता है और 12 होता है, O8 होता है, ऊपर 16 होता है, और किसी में कोई चार्ज तो है नहीं, अनचार्ज है, तो 6 8 और 2 ऑक्सीजन है, तो 6 + 8 8 16 22, एक मोल में 22 होता है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम। 88 ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 88 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, 44, मतलब 2 मोल। 2 मोल, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक मोल में 22 थे, 2 मोल में 44 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 44 Na लिखा हुआ है, because obviously हम लोग को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नॉट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, हमें नंबर ऑफ़ मोल को डिवाइड बाय Na को Na मल्टीप्लाई करना, तो ये तो समझ जाओ, बट 44 बेसिकली समझ गए ना कंसेप्ट। हम लोग को मोल ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो इसलिए यहाँ पे Na आया। समझ में आया, ये देख लो एक बार। 2 मोल्स ऑफ CO2, हेंस 2 Na मोल्स ऑफ CO2। नंबर निकालने के लिए नंबर, और एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन, और 2 CO2 में 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में 22 इंटू 2 Na, राइट। समझ में आया, इजी क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे आप जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, पॉज करो जल्दी से, हो जाएगा। और अब ये वाला क्वेश्चन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, चलो एक बार देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। चलो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर छोड़ो इसको, नहीं कर लो, चल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन, हम लोग को देखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है, ठीक है। हम लोग अब इससे देखते हैं हम लोग क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ है डेंसिटी, वो भी शायद ना दे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है स्टैंडर्ड में, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया हुआ है H2O का मास, मोलर मास कितना होता है 18, हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ओके। 18 ग्राम है, ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, हम लोग को मास है, हम लोग के पास डेंसिटी है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 18 और वॉल्यूम डेंसिटी है 1, तो वॉल्यूम आ जाएगा 18 ml। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज़ 18। या छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझसे भी, मैं सॉल्व तो कर लेता, बट मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ही कर लेना, अगर आपको करना होगा तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना। अगर नहीं बनाना, मतलब ये क्वेश्चन एक बार गूगल में खुद से ऐसे टाइप करना है उस क्वेश्चन के बारे में, और सोल्यूशन आ जाएगा तो समझा देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बताना, नहीं तो हम दोनों साथ में, मैं भी गूगल में सर्च कर लूँगा, तो दोनों साथ में इसका सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, बट चलो एक सेगमेंट अपन का ख़त्म हुआ, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा क्या, ईजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉस के बारे में, ठीक है। लॉस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब ठीक है। लॉज जल्दी पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये समरी है, रुक जाओ, यहाँ पे भी नहीं आएंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके पास स्टेटमेंट्स याद रखनी है, इसके इन्फ्रेंस याद रखने में भी, और इससे एमसीक्यूज आते हैं अच्छे अच्छे, ओके। मतलब बहुत ही मास गेनिंग है, मतलब मार्क्स गेनिंग है, डिपॉजिटली इजीली आप इससे मार्क्स स्कोर्स कर सकते हो, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हम लोग को बचपन से पता है, इट स्टेट्स द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। टोटल मास रिमेन कंजर्व, मेक सेंस, ये तो हम लोग को बचपन से पता है, राइट। क्वेश्चन आया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग्स में होगा, बैलेंस मतलब इक्वालिटी, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के इक्वल्स में होगा, राइट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम पोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मान लो हमने कहीं से CaCO3 उठाया, अब हम चाहे उसको कहीं से भी उठाए, चाहे पानी से उठाए, हवा से उठाए, या उसको किसी तरह से बनाए, चाहे लेमन से बनाए, चाहे चटनी से बनाए, किसी चीज़ से बनाए, इसका जो मास का कंपोजिशन होगा, इसमें मास बोल रहा हूँ, इसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होंगे, कैल्शियम 1, CO3 कहीं से भी उठा लो, हमेशा कैल्शियम इसमें 1 होगा, और CO3 भी इसमें, CO2 इसमें 1 होगा, और O2 इसमें 1 होगा, ठीक। इसका जो कंपोजिशन है, उसका जो एलिमेंट का रेशियो वो यही रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रमोशन, ओके। समझ में आया, बस इतना समझ में आया। कहीं से भी उठा लो, कोई भी मेथड से प्रिपेयर कर लो, इसका जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड में वो सेम रहेगा। इसमें क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन अ सैम्पल इज इतना, ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स वेयर फाउंड, डिफरेंट मेथड से हमने CO बनाया, लेकिन जिसका कंपोजिशन आ रहा था एलिमेंट्स का वो सेम आ रहा है। ये किसके बेसिस में हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बेस में, राइट। Two gaseous samples were analyzed. One contains 1.2 gram of carbon and 3.2 gram of oxygen. The other contained 27.3 gram carbon and 72 point. The experiment data are according to, देखो ये सेम ही वैल्यूज़, अगर आप नोटिस करो दोनों का रेशियो लो, एक पहले कंपाउंड का रेशियो लो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का 1.2/3.2, दूसरे कंपाउंड का रेशियो लो अदर कंटेन अदर में कार्बन ऑक्सीजन का 27.3%, 72.7%। इसको अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना, पॉइंट आया 12 आ गया, ये जाएगा अराउंड 3 जा। अगर इसको भी आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट आया, ये जाएगा अगेन 3 जा। करके देख लो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया, बट दोनों का रेशियो जो है एलिमेंट का सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम ही कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, चाहे किसी भी मेथड या फिर किसी भी सैम्पल से हम लोग उठा रहे हैं, राइट। तो अगेन दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, समझ में आया। A sample of calcium carbonate has the following percentage, इतना 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 इतना. If the law of constant proportion is true, then the weight of calcium is 4 gram of calcium carbonate obtained from another source will be. अगर कैल्शियम का रेशियो इतना होता है, ठीक है, अगर वेट बोल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करता है और हम लोग कहीं से भी CaCO3 का रेशियो उठा ले, तो कैल्शियम का जो रेशियो है वो इतना ही रहेगा। देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम, हम लोगों ने कहीं से भी 4 ग्राम CaCO3 उठा लिया। अब बोल रहा है कि अब इसमें जो है कैल्शियम का रेशियो कितना होगा, ठीक है। कैल्शियम का, यार मैंने ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है क्या अभी, आगे आने वाला है क्या। हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन आ रहा है आगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आपको याद ही होगा। अगर कैल्शियम को हम लोग निकालना चाहें तो 40% कैल्शियम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल वेट टोटल मास इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, ब्लरी विजन में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें बस यही बोलेगा 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम कितना होगा, हमको परसेंटेज दिया हुआ कैल्शियम की 40%, 40/100 इंटू वेट ऑफ कैल्शियम निकालना है, और टोटल CO3 का वेट कितना है, इतना। तो ये कट जाएगा 0.4, एक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4 1.6 ग्राम। तो कैल्शियम का वेट कितना आ गया, 4 ग्राम CaCO3 में 1.6 ग्राम। समझ में, ये कंसेप्ट में आगे पढ़ेंगे, बट आपको ब्लडी विजन में तो याद होगा थोड़ा थोड़ा, राइट। चलो, ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद मास ऑफ कॉन्सेप्ट पेयर सिंपल रेशियो टू वन अनदर। मतलब
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा था कि तुम कहीं से भी उठा लो, जैसे सी एस सी थ्री कहीं से भी उठा लो, इसका जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो ऐसे ही होगा। कैल्शियम इसमें 40% ही होगा, चाहे तुम कहीं से भी उठा लो, कहीं का भी सी एस सी थ्री कैंसर सैम्पल ले लो। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो वो अलग अलग रेशियोज़ में जोड़ सकते हैं। जैसे एस ओ का कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो SO2 बनता है, SO3 बनता है, SO4 बनता है, H2O5 बनता है। देख रहे हो, नॉर्मल एस और सल्फर और ऑक्सीजन है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में अपने जोड़ जोड़ के कंपाउंड बना रहे हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझ में आया? द परसेंटेज क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 1.1 एंड 5.8%। दिस फिगर शोज हाइड्रोजन का इन वाटर में, H2O का वाटर में, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बना रहा है, बट हाइड्रोजन का जो एलिमेंट का रेशियो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, राइट? तो ये किसको डिपेक्ट कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, राइट? नाइट्रोजन फॉर्म्स इतने, N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, ये दोनों कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके। दीज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फुल्ली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में जोड़ रहा है। Law of multiproportion is illustrated by those similar elements in different ratios। देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस, बेरिलियम ऑक्साइड, ये दो सिमिलर एलिमेंट नहीं है, कैल्शियम और बेरिलियम हो गया। वाटर एंड हैवी वाटर होता है D2O। D2O इज़ अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये होता है ना। हैवी वाटर याद रखना, D2O कहते हैं, ये भी सेम एलिमेंट नहीं है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम क्लोराइड, देखो क्लोराइड ब्रोमाइड अलग हो गया। कैल्शियम मोनोऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड CO एंड CO2, ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट रेशियोज़ में। तो ये हमारा डिपेक्ट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। गेल-लुसाक्स लॉ ये क्या बोलता है? When gas combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volume provided all gas are in simple solution। या ये भी जब भी कुछ वॉल्यूम का रेशियो वाला का, मतलब ये सब इतनी चीज़ें रटो मत, ठीक है? पहली बात तो डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन ही पूछता है। जब भी वैसे कोई लॉ में वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी लॉ हो ना, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और उसमें लॉ के बारे में पूछे ना, तो गेल-लुसाक्स लगा देना, बात खत्म, ईजी। वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी लॉ हो वो गेल-लुसाक्स, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन लिया हो, वॉल्यूम से रिलेटेड बोला, गेल-लुसाक्स मार के आ जाना, ठीक है? Avogadro's law proposed that equal volume of all gas and temperature, छोड़ो इसको, छोड़ो, ये नहीं पढ़ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेट मी टेक अ ब्रेक, नहीं तो मैं से सब छुड़वा दूंगा, मैं थक गया हूँ। तो हम वापस पढ़ते हैं, चलो अवोगाड्रो से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? बस ये क्या बोल रहा है ये लॉ। अवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल, ये स्टेटमेंट बस याद कर लो, इस पर कोई बेस क्वेश्चन नहीं आएगा, बस स्टेटमेंट, अगर आ गई गलती से आ गई तो स्टेटमेंट बस आएगी। Equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal volume is equal to equal number of molecule। बस यही बोल रहा है ये लो, बस ये याद कर लो। ऐसा कुछ लिख के आया तो अवोगाड्रोस लॉ स्टेटमेंट ही आएगा। मैं समझा भी देता हूँ कैसे होता है, बट ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे मान लो 10 लीटर ऑफ CH4 है, ठीक है? मान लो ये एक गैस दी हुई है, और 10 लीटर ऑफ O2 दी हुई है, ये गैस दी हुई है। दोनों अलग अलग गैस हैं, लेकिन दोनों का लीटर इक्वल है। तो अब हम प्रूफ कर देखना, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, राइट? तो हम लोगों के एवोगाड्रोस लॉ से प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल है। कैसे होगा? हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 और डिवाइड बाय एन ए, तो यहाँ पे एन ए, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो ये दोनों का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। और वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, 10 लीटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दोनों के इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे ना ड्राइव भी कर सकते हैं, बट ये बस स्टेटमेंट याद रख लो कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ any gases, it will be equal, it will be leading to equal number of molecules of that particular gas। क्वेश्चन भी आएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, स्टेटमेंट पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें भी कुछ नहीं है, 3 एलिमेंट है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल, मतलब कोई क्वेश्चन देंगे नहीं वैसे, लेकिन कोई दे दिया क्वेश्चन, मतलब कोई दे दिया C दे दिया, कार्बन दे दिया, सल्फर दे दिया, ऑक्सीजन बोल दिया। अब एक ट्राइंगल बना देंगे, ऐसा अलग अलग एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा। किसी जगह CH2 बना दिया, इन तीनों को मिला के किसी तरह SO2 बना दिया, किसी तरह CO2 बना दिया। इन्हीं तीन एलिमेंट्स को लेके 3 अलग अलग कंपाउंड बना देंगे ऐसे ट्राइंगल में, ऐसे एक सीरीज़ में। तो इसी बोलेंगे रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब कभी आएगा नहीं, बट ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ रिलेटेड है तो मान लेना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट लॉज नहीं है, मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉज है वो ऊपर वाले थे, और इनका समरी सर ने ऊपर ऊपर लिखा था, मैंने देखा था। लॉज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से देखो सर ने लिखा हुआ है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज़ वैलिड विच सेज विच इज़ बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितने कार्बन आइटम मान लो एग्जाम्पल रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने कार्बन आइटम प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए, बैलेंस करके इक्वेशन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है ना, बैलेंसिंग, इसलिए तो हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स हो। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। दो एलिमेंट हैं तो कहीं से भी उठा लो, तो वो अगर CaCO3 है तो उसको पानी से उठाओ, बर्फ़ से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, इसका कार्बन 40% ही रहेगा इस कंपाउंड में अगर है तो, ठीक है। और दूसरा था मल्टीपल प्रोपोर्शन की, ए कार्बन ऑक्सीजन से हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, CO बना सकते हैं, CO2 बना सकते हैं, CO3 बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे दो एलिमेंट्स हम लोग बहुत सारे डिफरेंट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिससे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और गेल-ज़ैक्स लॉ इज़ फॉर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ था, तो ऐसे ये सारे वॉल्यूम्स थे, ठीक है। ये सारे लॉस थे हम लोग को पढ़ने, इनमें से सारे जितने 4 वहाँ लिखे थे वो तो इंपॉर्टेंट थे जो सर ने असम्बली में लिखे थे, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which pair illustrates the law of multiple proportion? Multiple proportion PH3HCl नहीं कर रहा है, CuCl2 CuSO4 नहीं कर रहा है, PbO PbO2 सेम एलिमेंट डिफरेंट रेशियोज कर रहा है, राइट। Which of the following reaction is not according to law of कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 mgO2 2 mg 2 O2 बैलेंस्ड है, ये तो नहीं है। P4 10 O2 10 O2 ये भी नहीं है। C मतलब बैलेंस्ड है ये दोनों, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिसोबे नहीं कर रहा है, किस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है डिसोबे कौन कर रहा है। CH4 देखो एक C H4 2 H4 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी नहीं कर रहा है, तो बचा ये, इसको भी देख लोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है। देखो C3 यहाँ पे C ये सिर्फ एक है तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन यहाँ पे कम है तो ये बैलेंस नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। Select the correct statement from the following. Atoms of देखो atoms of all elements are composed of two fundamental particles, गलत। atoms are composed of three fundamental particles, electron proton neutron, तो A ही गलत हो गया, A गलत हो गया, तो इसमें देखना select the correct statement, तो इसमें A है वो तो गलत हो गया, A इसमें है ये नहीं होगा, A इसमें नहीं होगा, बचा A और C ऑप्शन। A और C में C और E तो कॉमन है, C E कॉमन है, मतलब ये दोनों तो सही है, C और E को देखने की ज़रूरत नहीं है। बी डी है, बी डी में तो कोई एक सही होगा, पहले बी देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर -31 kg, ये तो सही है। फिर डी देखे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, गलत। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, तो ये गलत हो गया, तो सही हो गया बी। तो बी किस में था, सी में था, BCE, सी ऑप्शन सही है। समझ में आया, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया तो अच्छा क्वेश्चन है, मान लो इसमें थोड़ा सा याद करना है। अब बाईवेलेंट मेटल हैज़ एटॉमिक मास इतना, बाईवेलेंट मतलब उसमें 2 चार्ज है, अगर कोई भी मेटल है M उसका चार्ज बाईवेलेंट है, +2 चार्ज है, समझ गए ना मेटल का चार्ज। इसका एटॉमिक मास इतना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट, अब इस मेटल का नाइट्रेट बना, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट हमें पता होना चाहिए, नाइट्रेट होता है NO3-, ठीक है। अगर इन दोनों का कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, M इसका 2 चार्ज इधर चले जाएगा, इसका 1 चार्ज इधर आएगा, तो NO3 यही बनेगा ना इसका कंपाउंड, राइट। इस पर +2 चार्ज था तो इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो NO3 2 हो जाएगा, इस पर 1 था तो 1 से तो 1 ही हो जाएगा, तो ये इनका मॉलिक्यूलर मास बना, कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मेटल का एटॉमिक मास कितना है 64, प्लस 2 नाइट्रोजन का 28, प्लस 6 ऑक्सीजन का 6 × 16 96 160 प्लस 28 188 समझ में आया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉ पे बेस्ड, ओके। समझ में आ गया बेबी, पक्का। कुछ भी डाउट हो एकदम बगल में नोट्स तो बनाते रहना थोड़े थोड़े, और बगल में ऐसे डाउट्स लिखते रहना, फिर अपने एक साथ उसको बैठ के, या तो मैं मैसेज पढ़ा दूंगा या तो डाउट्स मेरे को सारे लिख के एक बार भेज देना, तो मैं उस पर एक डाउट वाला लेक्चर बना के भेज दूंगा 10-15 मिनट का, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम अगर परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ें
तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है बेसिकली, क्या जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, CaCO3 है, अब इसमें कैल्शियम अलग से एक एलिमेंट है, कार्बन अलग से एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन अलग से एक एलिमेंट है, तो इन सब का अपना अपना परसेंटेज कंपोजिशन होगा। कैल्शियम इस कंपाउंड का मान लो 20% फॉर्म कर रहा होगा, कार्बन इस कंपाउंड का 12% फॉर्म कर रहा होगा, तो जो इनकी इंडिविजुअल कंपोजिशन है उसे बोलते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, और इसी को परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना भी कहते हैं। ओके, तो मान लो अगर सी कैसे निकालेंगे सबकी कंपोजिशन, CaCO3 है मान लो, ठीक है, इसका अगर हम लोग मोलर मास निकालें तो हम लोग को पता है कैल्शियम का मास होता है 40, इसका ये होता है ना 20, 40, कार्बन का हमें पता है 12, ऑक्सीजन 3 है, एक का होता है 16, 3 का 48, तो टोटल आ गया 100, इनका मोलर मास होता है 100। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ कैल्शियम जितना भी दिया होगा अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड विच इज CaCO3 इंटू 100, बस यही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। इसी तरह हम लोगों को अगर हम लोगों को कार्बन का निकालना हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 कंपाउंड, जो भी कंपाउंड का ले रहा है अपॉन 100। हमको O2 का ऑक्सीजन का निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन जितना भी है क्वेश्चन में, मोलर मास ऑफ CaCO3 इंटू 100। ये हो गए, ऐसे हम लोग किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। यार मैंने अभी रियलाइज़ किया कि जो मैं ये स्प्लिट स्क्रीन करके कर रहा हूँ इससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने जब वीडियो एडिट करने बैठा ना तो मैंने देखा कि यार आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा मैं कब किस पेज में लिख रहा हूँ, कब किस साइड लिख रहा हूँ, तो मे बी इस चीज़ से कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो अभी तक जो कन्फ्यूजन हो रहा हो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मे बी नहीं भी हो रहा, आई एम नॉट श्योर, बट मैं प्रिकॉशन के लिए इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। और अभी तक जितना हुआ उसके लिए सॉरी यार, बट अब से नहीं करूँगा वो चीज़, जब मैं इसी स्क्रीन में पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। अब परसेंटेज कंपोजिशन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ना, याद है ना, हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वेट, ये सारे वेरिएंट्स याद है ना छोटू, कंसंट्रेशन टर्म्स याद है ना, सोल्यूशन में हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। ये परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, किसी मान लो कोई दिया हुआ है 20% वेट बाय वेट NaOH, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है 20% वेट बाय वेट NaOH, ये दिया हुआ है NaOH इन सोल्यूशन, इन अ सोल्यूशन दिया हुआ, ठीक है, वेट बाय वेट। तो इसका इंटरफ्रेंस क्या होगा, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, याद करो बेबी कैसे लिखते थे, याद करो आपको याद है, आई नो कैसे लिखते थे, मतलब 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन, राइट, जो पूरा सोल्यूशन है उसका 20%, मतलब 20 ग्राम NaOH उस 100 ग्राम हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर 20% है तो हम लोग 100% टोटल कंसिडर करते हैं, तो 20% अगर NaOH है वेट बाय वेट, तो 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अगर यही होता 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो क्या होता 20 ml, पहले वाले में यूनिट ग्राम, दूसरे वाले में ml, 20 ml NaOH is present in 100 ml of solution, ठीक है। यही चीज़ अगर होता परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम 20%, तो क्या होता मतलब 20 ग्राम NaOH is present in 100 ml वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये चीज़ ऑपोजिट होती तो 20% वॉल्यूम बाय वेट होता तो क्या होता 20 ml NaOH is present in 100 grams of solution, राइट। समझ में बेबी, इजी है ना चारों, कुछ कुछ टफ है, सेम इंटरफ्रेंस हम लोग निकाल रहे हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट में आ गया ना, ये 20 ग्राम 100 ग्राम वाला, राइट, ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, समझ में आया बेबी कैसे एक्सपैंड करते हैं इस आइटम्स को, वेट बाय वॉल्यूम को। अब आप एक बार होमवर्क के लिए खुद से अगर चाहो तो इन सबको एक्सपैंड करके देख लो, ठीक है।
मनी मन में इन सबको एक्सपैंड करके एक बार देखो, एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए से पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो बेबी, खुद से सॉल्व करो, चलो कम ऑन। फिर हम नीचे चलेंगे, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा साथ में। द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है? Na होता है, Na प्लस चार्ज होता है। सल्फेट क्या होता है? SO4-2 होता है। कंबाइन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, SO4 2, राइट, यही कंपाउंड फॉर्म होगा। तो अब ये जो कंपाउंड है इसमें हर एक एलिमेंट का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो ईजी है, कैसे निकालेंगे? मान लो परसेंटेज पहले Na का निकालते हैं, ठीक है। पहली बात तो Na का, तो हम लोग को Na का परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ Na कितना होता है? मास ऑफ कितना होता है? 23 होता है। Na का मास 2 Na है, 46 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा इस कंपाउंड का, Na2SO4 का 46, Na का सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 464, ये हो गया 110, 142, 142 टोटल मास इनटू 100, राइट, यही हो गया। हम परसेंटेज निकालना चाहे और कौन है? सल्फर का, तो 32, एक ही सल्फर है तो एक ही 32, इसका मोलर मास, मोलर मास, और टोटल मोलर मास कंपाउंड का कितना है? 142 इंटू 100। और निकालना चाहे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कितना है? 4 इंटू, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 इंटू 142 इंटू 100, राइट। 100 कैलकुलेट करोगे तो सबकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, जो कि कम आउट टू भी ये होगा। समझ में आया? ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व, इजी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, राइट। चलो एक और कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, ये खुद से करो, चलो जल्दी से। CO2 में परसेंटेज, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज कितना होगा CO2 में? जल्दी से फाइंड आउट करो, जल्दी से फाइंड आउट करो, होमवर्क है, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो Na2, देखना नहीं चाहिए आपको, चलो। Na2SO4.X2O has 50% H2O by mass, hence excess, ठीक है। हम लोगों को दिखाना है कि यहाँ पे Na2 एक कंपाउंड दिया हुआ है, Na2SO4.XH2O, यहाँ पे 1H2O हो सकता है, 2H2O हो सकता है, 3H2O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ तो है। ये क्या है? पेंसिल है, ओके। तो हम लोग को फिर बताया गया कि लेकिन जो वाटर है, वाटर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब हमको मॉलिक्यूल नहीं पता, वो एक्स दिया हुआ है, लेकिन उसका परसेंटेज 50% है। तो परसेंटेज ऑफ H2O का फॉर्मूला क्या होगा? H2O, वेट ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, यही होगा फॉर्मूला। परसेंटेज हमें दिया हुआ है 50%, 50%, परसेंटेज का अगर हम परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 आ जाएगा, राइट, ये 100 नीचे आ जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा। वेट ऑफ वाटर कितना होता है? एक्स, पहली बात तुमको पता नहीं कितने वाटर है, तो इसको एक्स, नंबर तो एक्स ही, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू एक H2O कितना होता है? 18, और मोलर मास ऑफ टोटल कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा टोटल? Na2SO4 का हमने ऊपर निकाला ना अभी, Na2SO4 का आया था 142, तो मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 142 प्लस 18 प्लस 18x, because हमको पता नहीं है वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मोलर मास ये हो जाएगा, राइट, राइट बेबी। तो यहाँ पे उसका मोलर मास हो जाएगा 142 प्लस 18x, तो इक्वेशन ये 2 जो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 18x, 142 प्लस 18x, ईजी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 142 प्लस 18x इज इक्वल टू 36x, अगर ये इधर जाएगा तो 36x माइनस 18x होगा, 142 इजकल टू 18x, x आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे कितना जा जाएगा? 2 9 जा, 271 जा, और 2 अप्रॉक्सीमेटली कितना करेक्ट वैल्यू आ रही है क्या? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? 142, 142 बाई 18, 8 जा जाता है, 8 7 8 जा शायद जा रहा है, कुछ तो नहीं, हाँ 70 बना 9, हाँ मी, हाँ मैं बस 9 8 जा कितना होता है? 72, और 71 अप्रॉक्सीमेटली है तो 71, तो 9 8 जा अप्रॉक्सीमेटली, राइट, तो इसका आ जाएगा 71, एक सेकेंड, ठीक है बेबी, समझ में आया क्वेश्चन ना? समझ में आ गया ना? इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ तो नहीं है ना? वही परसेंटेज ऑफ एक्स, हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम लोग का H2O का परसेंटेज दिया हुआ है,
तो H2O का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यूज़ पुट करी, मोलर मास निकाला और इसका मोलर मास निकाल के हमने कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल दिया। मुश्किल तो नहीं था। कुछ भी अगर डाउट लगे तो डाउट लिख के साइड में रख देना, या तो क्वेश्चन लिख लेना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लिख लेना। और अगर और भी डाउट लगे तो ये देखो, ये साइड में यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है हर स्लाइड के बाद, तो ये पेज नंबर मेरे को बता देना, यहाँ पे पेज नंबर लिख लेना कि ये वाला पेज में डाउट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट इतना इतना अंडरगो 60, गुड क्वेश्चन, गुड मतलब इन सबके लेवल के अकॉर्डिंग से डिसेंट क्वेश्चन। चलो, द हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2CO3.XH2O, ये सॉल्ट है। अंडरगो 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? पानी निकल गया, तो इसको हीट किया तो ये बन गया Na2। ये इस क्वेश्चन कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये इन फ्यूचर किसी और चैप्टर में मान लो काम आ जाए। तो हीट करने पर ये एनहाइड्रस बन गया। एनहाइड्रस का मतलब होता है, एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब होता है पानी निकल गया। तो अब ये ऐसा बन गया ना, ये बस बता रहा हूँ। हम लोग को निकालनी है द वैल्यू ऑफ एक्स, हम निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अंडरगो 63% लॉस इन, देखो 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 देखो, है रेलिवेंस है। 63% लॉस, अगर हम लोगों ने इसको हीट किया, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हमने हीट किया, तो ये लॉस कितना हुआ? 63% लॉस हो गया इसके मास में। मतलब जब पानी निकला और ये जो है ये 100% था, तो ये अब 37% ही बचा। 63% लॉस हो गया, मतलब जो पानी था वो इस कंपाउंड का 63% बना रहा है, राइट। उतना लॉस हो गया, पानी लॉस हुआ, मतलब 63% अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस का, और 63% मास लॉस हुआ, और लॉस जो है वो पानी है, तो 63% क्या था? वो पानी था। तो हम लोग को पानी का पता चल गया, 63% पानी है, इजिकल टू, और पानी कितना है? एक्स इंटू 18, जितना भी मास होगा पानी का, एक्स इंटू 18, और एक का मोलर मास कितना हो जाएगा? सोडियम 23 इंटू 2 46, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन 48, प्लस 18x वाटर का, राइट। अगर हम करें 106 तो आ गया 106 प्लस 18x, राइट बेबी, राइट। समझ में आ रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? ये होगा ना 106, हाँ। अगर हम लोग इसको इधर इधर करें, कैलकुलेट करें, तो 63 106 प्लस 18x इज इक्वल टू 18x 1800x, 3 2 जा, यहाँ 63 था, 321 3600x, 3 7 जा, 3 2 जा, 200x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 44027 मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ओके। प्लस इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 65126x, यही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसको उधर ले गए, 742 इज इक्वल टू 74x, ओके। और 74x को अगर हम डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल आएगा। तो x आ गया अप्रॉक्सीमेटली 10। समझ में आया? टफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बट टफ नहीं था ना, है ना? है ना भी इजी। अब ये वाला को, ये वाला ट्राई करें। चलो, ये वाला भी अच्छा लग रहा है कलर, ग्रीन। ग्रीन देखे, ग्रीन से तो सर नहीं लिखा हुआ है। ये वाला रेड वापस करते हैं, ये अभी पिंक करता है ना, पिंक करते हैं। समझ में आया बेबी? कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, अब एक पता नहीं क्यों ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मिनिमम मोलर मास का एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, इसके इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन भी कराते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये पढ़ाते क्यों है, ठीक है। हम इसको मान लो, इस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है। मान लो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम आगे चलते हैं, हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। हमने अभी परसेंटेज कंपोजिशन बस पढ़ा है ना, मिनिमम मोलर मास पढ़ाएंगे, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। देखना, अ कंपाउंड हैज़ हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट हैज़ 1 Fe, इट कंटेन्स 5.6% Fe, द अप्रॉक्सीमेट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। एक Fe है, और कंपाउंड में जो भी कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड है, उसमें एक Fe है, और वो Fe इसका 5.6% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। हम लोगों को मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना है,
कंपाउंड इज़ बेसिकली हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, 5.6% Fe मतलब 5.6/100 इजिकल टू 1 Fe है। तो रेशियो कोई फ़र्क मतलब वो इसका मोलर मास Fe का तो 56 होता है, इसको हमको किसी 2 या 3 4 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसने बता दिया कि उस हीमोग्लोबिन में एक ही Fe है और डिवाइड बाय मोलर मास। इजी 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 इजी, कुछ फ़र्क पड़ा। Fe का मास तुमको पता है ना, 56 होता है मोलर मास Fe का। और तो हम लोग अगर इसको ये सब नहीं पता तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। और अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। मोलर मास अगर हम लोग इधर किया तो 56, पहले तो एक ज़ीरो नीचे चले जाएगा और ये कट जाएगा पूरा। मोलर मास आ जाएगा 1000 ग्राम। देखना, सी 1000 ग्राम, हमने वो पढ़ा ही नहीं, कंसेप्ट है ना सेम। मत देखो, ये नॉर्मल अपने परसेंटेज कंपोजिशन से सॉल्व कर दो। ओके, समझ में आया, सॉल्व हो गया। एक बार नीचे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, खुद से करो बेबी, एम्स का क्वेश्चन है, देखो एम्स का। करो 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 करो, चलो मैं कराता हूँ, कर लिया होगा ना आपने। अ कंपाउंड पोजेसेस 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मासेस। कंपाउंड है एक्स मान लो, उसमें 8% सल्फर है, ठीक है। हम लोग को उसका लीस्ट उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं, लीस्ट छोड़ो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है उस कंपाउंड का। अगेन वही 8% सल्फर का रेशियो, और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला हुआ है और लीस्ट ऑलरेडी बोला हुआ है, कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग ऑलरेडी अज्यूम कर लेंगे कि सल्फर 1 ही है। तो 1 सल्फर, और सल्फर का मास होता है 32, डिवाइड बाय मोलर मास, वो तुमको निकालना था। मोलर मास उधर चला जाएगा, ये 8 4 जा, मोलर मास आ जाएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम, समझ में आया, ईजी क्वेश्चन। एक और देखें, एक और देख ले ये वाला। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्स। देखो यहाँ पे जैसे सल्फर हो गया, आयरन हो गया, इन सब का मोलर मास दिया नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है हम लोगों को पता हो ये चीज़, because ये बहुत ही डेली यूज़ वाले है। जैसे यहाँ पे आया सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम इज़ नॉट डेली यूज़, तो इसने खुद से अपना मोलर मास दे दिया, समझ गया। कभी भी ऐसा टफ एलिमेंट आएगा तो खुद से मोलर मास दे देगा, बाकी अगर नहीं दे रहा है तो वो बहुत डेली यूज़ वाले, हम लोग को पता होने चाहिए। ओके, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइडेज एंजाइम है 0.5% मास। सेलेनियम है 0.5% अपॉन 100, देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम निकालना है, विच कंटेन्स 1 सेलेनियम आटम, विच कंटेन्स नॉट मोर देन 1 एक सेलेनियम आटम है। तो 1 इंटू मास कितना देगा सेलेनियम का, 78.4, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें। ईजी राइट, कुछ डिफरेंस है, कुछ गलत, कुछ मतलब कुछ भी टफ है नहीं। इधर मल्टीप्लाई कर दे, 7840 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, 0.5 का ऊपर चले जाएगा तो इंटू 2 हो गया, आ जाएगा 0.86158, इतने ग्राम्स। सर ने कैलकुलेट नहीं किया है लेकिन यही आ रहा है, राइट। समझ में आ गया बेबी, इजी क्वेश्चंस, राइट, इजी, कुछ टफ है नहीं ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, अब हम लोग चलते हैं गुड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे मान लो हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 होता है, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, हम लोग इसके छोटे वाले, इसमें सबसे छोटे वाला जो इसका नंबर है, छोटा वाला जिस भी कंपाउंड का सबसे छोटा डिजिट है, मान लो यहाँ पर सबसे छोटा C6 है, 6 है ना, C6 सबसे छोटा है, तो 6 को हम लोग सबसे डिवाइड कर दें, सारे कंपाउंड सबसे छोटे वाले को सारे एलिमेंट्स के नंबर रेशियो से डिवाइड कर दे। तो 6 को सबसे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा। ये इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। बस इतना ही, यही है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। अगर हम लोग कोई और कंपाउंड देख लें, देखो जैसे कोई एग्जांपल दिया है क्या सर ने, नहीं दिया है, अभी छोड़ो। कौन सा देखें इसका रेशियो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो यार। मान लो C2H6 है, ठीक है, इसका ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2, 2 को सबसे डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड किया 2 से 1, इसकी छोटी डिजिट 6 से डिवाइड किया 3, तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आया, ऐसे निकालना है। और इसका जो अगर हम लोग देखें तो ये जो यहाँ पे जो कॉमन डिजिट हम निकाली वो कौन सी थी, 2, तो 2 को हम लोग बोल देते हैं n, यहाँ पे 2 जो है वो n जो है वो 2 है, यहाँ पे n को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन
एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि अगर हम लोग एन क्या एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड करके C2H6 को अगर हम C1H3 से डिवाइड करेंगे तो ही तो यहाँ पे 2 आ रहा है, राइट। और अगर हम लोग इसी 2 को, इसी N को EF से, एम्पेरिकल फार्मूला से 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, राइट, ये बन जाएगा। तो N का फार्मूला ये होता है, N को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ लिया ऑब्वियसली तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आया? समझ में आया बेबी? Empirical formula represents simplest whole number ratio of atom in a compound. Molecular formula represents exact number of atom in a compound. ठीक है। n क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें। द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड आर इतना। द एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 180 ग्राम। 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला 180 इतना दिया हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला इतना दिया हुआ है। हम लोग को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? हम लोग n निकाल दें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल दें। हम लोग को वैसे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 180 ग्लूकोज का होता है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम लोग n निकाल देंगे। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कितना दिया हुआ है? 180। एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को दिया ही हुआ है, इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28, 30। कट कट, n आ गया 6, n आ गया 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिया हुआ है? CH2O। तो आ गया C6H12O6। ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया? कुछ टफ है नहीं ना, बस यूनिटरी मेथड लगाना है, थोड़ा बहुत इधर कैलकुलेशन करना है, कुछ भी टफ नहीं है ना बेबी, इजी है ना कंसेप्ट, राइट। ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा सकते हैं अपन, राइट बेबी। चलो देखो, नेक्स्ट इज दिस EF कैलकुलेशन। ये एक कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराता हूँ, कंसेप्ट छोड़ो, क्वेश्चन से ही वी लर्न द कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेम टू सेम। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% X, एटॉमिक मास ऑफ X इज 10 AMU एंड 50% Y, एटॉमिक मास ऑफ Y इज 20 AMU। हम लोग को इसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकाला। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली इज सेइंग एम्पेरिकल फार्मूला, बिकॉज भाई सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ऑब्वियसली सबसे छोटा इंटीजर जो होता है रेशियो का, वो एम्पेरिकल फार्मूला में होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, राइट। हम लोग को दिया क्या हुआ है? हम लोग को दिया हुआ है एलिमेंट, ठीक है। इसको निकालते कैसे ये देख लो, ठीक है। ऐसे पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे हम परसेंटेज जो दिया हुआ है, फिर लिखेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो। 3 रोज़ बनाएंगे। एलिमेंट दिया हुआ है एक्स और वाई, एक्स और वाई, परसेंटेज दिया 50-50, 50-50। नाउ व्हाट विल डू विद द परसेंटेजेस, जो भी रेशियो दिया हो या परसेंटेज दिया हो, इसको पहले हम लोग इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास एक्स का कितना दिया हुआ है? 10, वाई का दिया हुआ है 20। एक्स का दिया हुआ है 10, वाई का दिया हुआ है 20, डिवाइड किया, इसका आ गया 5, इसका आ गया 2.5। नाउ व्हाट विल डू, इन दोनों में से जो छोटा हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बाकी सबसे डिवाइड कर देंगे, उसको, उस वैल्यू को बाकी सबसे और खुद से भी डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 2.5 कंपैरेटिवली, तो 2.5 को हमने सबसे डिवाइड कर दिया। इसको 2.5 से डिवाइड किया तो 1, इसको 2.5 से डिवाइड किया तो 2, रेशियो आ गया एक्स का 2 आ गया, वाई का 1 आ गया। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। समझ में आया? ईजी कंसेप्ट। इस पे बेसिक और क्वेश्चन करें, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, कि मैं नीचे नहीं देखा जाता। अब मैं चाहता हूँ तुरंत आप खुद से ट्राई करो। अभी आपने थोड़ा सा सीख लिया ना, थोड़ा सा सीख लिया, खुद से ट्राई करो, मे बी आपसे बन जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, आई नो। चलो पॉज करके ट्राई कर लिया, आप देखते हैं। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला इफ़ अ कंपाउंड हैज़ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ इतना इतना इतना। ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो छोड़ो, ये सेकंड पार्ट है, पहले हम लोग को दिखाना है एम्पेरिकल फार्मूला। कौन कौन से दिया हुआ है? C दिया हुआ है, H दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ये 3 एलिमेंट दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है?
3.5। हम लोग को रेशियो दिया हुआ है। पहला स्टेप कौन सा था, सबको उनके उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। नहीं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, डिवाइड करो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना होता है 1, डिवाइड करो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, डिवाइड करो। 3 जा 4 जा 3 3 जा 3 4 जा, डिवाइड करें तो आंसर आया 0.75। इसका आया 1, इसका आया कैसे भाई 0.25 आएगा, बट कैसे आएगा, रुको सच्ची में आ रहा है क्या? क्या था मैं वो भी भूल गया। 3.5 डिवाइड बाई 4, 3.5 डिवाइड बाई 14 है, आ रहा है डैम। तो कैसे हो रहा है, रुको 3.5 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 14, अच्छा 7 2 जा 7 5 जा और 5 1 जा 5 2 जा 1/4 इसको 0, ठीक है आ रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर 0.25 है, तो 0.25 को सबसे डिवाइड कर दो। सबसे डिवाइड किया तो 0.25 को 0.25 से डिवाइड किया 1 आया, 0.25 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, 0.25 को 0.75 से डिवाइड किया 3 आया। सबका आ गया रेशियो, सबके सिंपलेस्ट इंटीजर आ गया। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4n1, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पहला पार्ट निकाल दिया। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास इज इतना। अब हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मास कितना होगा C3, तो 12 इंटू 3 36, प्लस हाइड्रोजन का 4, 4 इंटू 1 4, नाइट्रोजन का 14, कैलकुलेट करोगे आएगा 54। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास इतना हो गया। तो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकालना होता है, एन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो होता है MF अपॉन EF। MF कितना है 108, EF कितना निकाल दिया 54, कट किया 2, तो N आ गया 2। तो हम लोग को इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से डिवाइड कर देना, तो हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो C3H4n1 को हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा C6H8n2। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। राइट बेबी, इजी क्वेश्चन, कुछ टफ था इस क्वेश्चन में नहीं ना, इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो नीट का PYQ आ गया, इस पर बेसिक PYQ आया था, जल्दी से हम लोग 2 मिनट में ये भी उड़ा देंगे। ओके, पहले खुद से सॉल्व कर लो, अब कर लोगे, प्रीटी श्योर, पॉज करके सॉल्व करो। अब देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इसमें क्या क्या गया है, कार्बन दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन दिया गया है 78% और रिमेनिंग कितना बचा 100 में 22% इज हाइड्रोजन। पहला स्टेप क्या था, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, एटॉमिक मास से डिवाइड करो। तो 12 जाता है क्या, ये 3 जा 26 नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो अराउंड 8.66 आया इधर डिवाइड करने पे, इधर आया 1.10, 9 जा 8 जा 8, 1.8 समथिंग, तो ये आया इधर डिवाइड करने में। ठीक है, अब इसका छोटा वाला ये है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो अराउंड रेशियो आ जाएगा CH। अब ये और यहाँ पे जैसे डायरेक्ट हम लोग एकदम फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख के कैलकुलेट करते हैं। या तो C8 होगा, या तो CH8 होगा अप्रॉक्सीमेटली लेके, या तो ये CH7 ले लेगा अप्रॉक्सीमेटली लेके, इन दोनों में कोई एक होगा तो आंसर वो हो जाएगा, मान लो। ठीक है, ओके, डैम डैम यार मैं कितना ही बेवकूफ़ हूँ यार, I'm so sorry यार, मैंने हाइड्रोजन का मास 12 ले लिया यार, सॉरी यार। हाँ देखो, ये सारी गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकती हो वो, क्योंकि आपका नहीं तो पेपर बिगड़ जाएगा। कार्बन इतना था, हाइड्रोजन कितना था, 78% कार्बन था, हाइड्रोजन 22%, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन को 12 से डिवाइड किया तो 6.5 आया, और इसको डिवाइड किया तो 22 आया। अब 6.5 छोटा हो गया इन दोनों में से, तो 6.5 को डिवाइड करेंगे 6.5 से तो 1 आ गया, और 6.5 को इससे डिवाइड किया तो 6.5 इंटू 3 आ जाएगा 5,
195, 19.5 आ रहा है, और 6.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ रहा है। तो 22 के ज़्यादा क्लोज क्या है, ये इसका 4 का डिफरेंस है और इसका 2.5 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा क्लोज ये है, तो हम लोग 3 वाला लेंगे, ज़्यादा क्लोज जो होगा वो लेंगे अप्रॉक्सीमेटली में, तो इसका 3 हो जाएगा। 6.5 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया CH3 का रेशियो। अब यहाँ पे CH4 का भी ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। देखो सर ने भी अप्रॉक्सीमेशन लिया ना, जो ज़्यादा क्लोज होगा वो वाला अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, तो आंसर आएगा CH4। देखो डिसेंट क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, और इसको नीट में दे दिया, राइट। इजी क्वेश्चन था, इजी कॉन्सेप्ट, इजी फॉर्मूला, राइट बेबी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से, ये भी नहीं है नीट का नहीं है, बट कोई कर लेते हैं, खुद से कर लो एक बार जल्दी से पॉज करके। ठीक है चलो। एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, एटॉमिक मास, आयोडीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 127, कंटेन्स 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इट्स फॉर्मूला विद बी। ऑक्साइड मान लो आयोडीन का कोई सा ऑक्साइड है, ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, कंटेन्स आयोडीन है और ऑक्सीजन है। आयोडीन है 25.4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हुआ है 8 ग्राम। पहला स्टेप क्या, कुछ भी, चाहे रेशियो दिया हो, चाहे परसेंटेज दिया हो, चाहे मास दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसको ऐसे लिख दो, ऐसा परसेंटेज के लेवल ऐसे ऐसे लिख दो, और इनको अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 127 ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 80 होता है ना, ऑक्सीजन का तो 80 होता है, तो ये हो गया 1, और ये हो जाएगा, सर ने किया होगा, चलो 254, हाँ ये तो डायरेक्ट रेशियो है, तो 127, अगर पॉइंट नीचे लिया हमने 10 लिया तो 127 2 जाओ, और 0.2 आयोडीन आ गया, 0.2 ऑक्सीजन आ गया 1। अब छोटा इनमें छोटा कौन सा है 0.2, 0.2 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 0.2 को 0.2 से तो 1 आ गया, और 0.2 अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे 0.2 को तो 0 जाएगा, 10/2 5, तो आ गया I1 एंड ऑक्सीजन 5। समझ में आ गया। इस फॉर्मूला विद बी I1 ऑक्सीजन 5। हमने फिर से कहाँ गलती कर दी है, यार बेबी आई एम सो सॉरी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 नहीं 16 होता है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, ओ 8 16, तो हमको एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास तो 16 होता है ना, तो यहाँ पर अरे यार बेबी ये सारी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, लेकिन आप स्मार्ट हो के आप कर लोगे, आई नो, ये सारी गलती आपको नहीं करनी बेबी। आयोडीन था, ऑक्सीजन था, आयोडीन था 25.4 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ है 8 ग्राम, दोनों को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया 127, ये इसका होता है 16, इसको डिवाइड किया तो आएगा 0.2, इसको डिवाइड किया तो आएगा 0.5। अगर इस छोटा रेशियो कौन सा है 0.2 को सबसे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 5/2 2.5, तो रेशियो आ गया I/O 2.5। अगर हम इसको नॉन डेसिमल नंबर पे लाएं तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते तो I2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। हम लोग I ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो I2O5 आ गया, जो कि ऑप्शन में है। समझ में आया बेबी, इजी क्वेश्चन, इजी पीसी, कंसेप्ट इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, अपना दिमाग फोकस रखना है। मेरी ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है ब्लंडर वाली कि मास कुछ और लिखते और या फिर ऊपर भी कुछ गलती की थी ना मैंने, हाँ मास कुछ और लिखते एग्जैक्टली, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से कन्फ्यूज़ हो जाए, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, किसी भी एटम का ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास, मास ये होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, राइट। चल मैं ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ, अब यहाँ से हम लोग ये पार्ट 2 में करते हैं, बैटरी भी ख़त्म है और ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने का करेगा मन नहीं, तो इतना ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो मुझे बता देना, और समझ में आया तो वो भी कमेंट कर देना, ओके। और बस आराम से पढ़ो, हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, कर लेंगे अपन, ओके। चलो पार्ट 2 में मिलते हैं।